तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ दीपक कुमार फ्रॉम गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। तो चलिए आज हम ऐसे हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि आपका एग्ज़ाम हो गया यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, जितने भी प्रकार के टेट एग्ज़ाम हैं, इन सभी टेट एग्ज़ाम पर यह वीडियो 30 क्वेश्चन 4 चांद लगाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए, एक नए जुनून जोश के साथ गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के साथ, हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यह बनता है कि हरिवंश राय बच्चन हैं कौन। हो सकता है इनको थोड़ा कम जाने, लेकिन अमिताभ बच्चन को तो आप सभी लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। तो ये उन्हीं के पिताश्री हैं, जो एक कवि भी हैं और एक लेखक भी हैं। ठीक है, चलिए हम अपने ऑप्शन पर आते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, क्या इनकी रचनाओं का सही क्रम है? देखिए बिल्कुल नहीं। बी कह रहा है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या इनकी रचनाओं का सही क्रम है? हो सकता है यार। सी देखते हैं, निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुशाला, क्या इनकी रचनाओं का सही क्रम है? बिल्कुल नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपना राइट आंसर लॉक कर दिया होगा। कौन सा? बी। तो बी कौन सा है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ठीक है, अगर आपसे यहीं पर यह पूछ लिया जाए कि मधुशाला को कब लिखा गया, मधुबाला को कब लिखा गया और मधुकलश को कब लिखा गया और निशा निमंत्रण को कब लिखा गया, तो हो सकता है कि आप बताने में मुश्किलों का सामना कर सकें। तो देखिए, आइए हम नई स्लाइड के साथ देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, आपसे पूछा जाए क्या मधुशाला, ठीक है, मधुशाला की रचना कब हुई? तो ये कब हुई? 1935 में हुई। ठीक है, ध्यान देना। और यहीं पर आपसे ये पूछा जाए कि मधुबाला की रचना कब हुई, तो ये हुई 1936 में। और यहीं पर आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मधुकलश की रचना कब हुई, तो ये हुई 1936 कर लेना। ठीक है, ये हुई 1937 में। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि निशा निमंत्रण की रचना कब हुई, तो ये हुई 1938 में। बोलिए, ऐसा कोई डाउट रहा जो हमने आपका क्लियर ना किया हो? तो देखिए, मधुशाला कब लिखी गई? 1935 में। मधुबाला 1936 में। मधुकलश 1937 में। और निशा निमंत्रण 1938 में। तो ठीक है, कोई डाउट ऐसा रहा जो हमने क्लियर ना किया हो, तो बस बने रहिए गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। दूसरा क्वेश्चन, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? आपसे पूछा जाए कि तुलसीदास किसकी रचना है, तो देखिए पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा, बी कह रहा है केशवदास, सी कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी कह रहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी एक और रचना है तोड़ती पत्थर, ठीक है, जो इलाहाबाद के पथ पर देखा गया था। और आपसे ये पूछा जाए कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं महादेवी वर्मा को। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी रचना है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है मनु भंडारी, बी कह रहा है प्रभा खेतान, सी कह रहा है सुषमा देवी और डी कह रहा है उषा जोशी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? प्रभा खेतान। और ये कब संकलित किया गया था? तो 2007 में। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने। देखिए क्या कहता है, 4 क्या कह रहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आप दिया और हम बाती। ये नहीं लेना है यार, सिर्फ इतना लेना है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कबीरदास, बी कह रहा है दादू, सी कह रहा है नानक साहब और डी कह रहा है रैदास। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? रैदास। ठीक है, कबीरदास की रचना तो आप जानते होंगे, साखी शबद रामायणी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। कौन सा शब्द तद्भव है? आपसे पूछा जाए कि कौन सा शब्द तद्भव है, पहला ऑप्शन कह रहा है क्या? त्रिकुटी, बी कह रहा है प्रभु और सी कह रहा है नाथ और डी कह रहा है खेत। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? खेत। तद्भव किसे कहते हैं? जो संस्कृत से सीधे उत्पन्न हुए हों। तो ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खेत को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्षेत्र। ठीक है बेटा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। कौन सा शब्द देशज है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देशज बहुत पूछा जाता है। कौन सा शब्द देशज है? तो पहला ऑप्शन लाश, बी कह रहा है औरत, पतलून और डी कह रहा है धड़ाम। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? धड़ाम। देखिए, देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता। ठीक है, जो ऐसे अपनी बोलचाल की भाषा में ले लिया जाए, जैसे खटिया, लोटा, लकड़ी, धड़ाम, फुनगी, क्या है, टप टप,
सरपट, झटपट, ये सब क्या है? ये सब देशज शब्द हैं यार। और बाकी लाश, औरत, पतलून, ये सब बाहर से शब्द लिए गए हैं। चलिए पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ए, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। यार छछूंदर इतनी बास मारती है, इसके ऊपर चाहे तुम चमेली का तेल लगाओ, चाहे आंवले का तेल लगाओ, चाहे बजाज अलमंड ड्रॉप्स, कोई मतलब नहीं है। तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, कौन सा राइट आंसर होगा? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद कौन सा होगा? पहला ऑप्शन ये सही होगा, ऋधन वेद, बी कह रहा है ऋगधन वेद, और सी कह रहा है ऋधन गवेद, और डी कह रहा है ऋगधन वेद। तो देखिए हम थोड़ा इसमें सही कर दे रहे हैं, आप बताइए कौन सा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सही कर गए होंगे। तो बी होगा हमारा राइट आंसर, कौन सा? ऋगधन वेद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने। आप बीती शब्द में समास बताना है कि कौन सा समास है। समास से लिए हैं तो पहला ऑप्शन कर्मधारय समास, बी कह रहा है द्वंद्व समास, सी कह रहा है द्विगु समास, तत्पुरुष समास। देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, आप पर बीती मतलब जो भी घटनाएं हो, आप पर बीती, जहाँ पर में पर की ध्वनि मिले वहाँ पर समझ जाओ तत्पुरुष समास है। ठीक है, द्वंद्व समास जिसके दोनों पद जिसके दोनों पद क्या हो, जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कैसे? जैसे रात दिन। ठीक है, और द्विगु समास किसे कहते हैं? तो जिसका पहला पद संख्यावाची हो, जैसे त्रिनेत्र, चौराहा, ये सब है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कारक से लिया गया है। तो अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो हमारा राइट आंसर होगा अधिकरण कारक। जैसे मान लो क्या ये कोई चीज़ है, इस पे कोई चीज़ रखा है, मान लो घोंसला। ठीक है, तो घोंसले में चिड़िया कौन सा कारक है? अधिकरण। कोई चीज़ किसी पे रखी हुई, किसी में रखी हुई, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। अपादान कहाँ होता है? जैसे कोई चीज़, जैसे यही है, ये इस पर रखा है ना, क्या ये इस पर रखा है और ये लुढ़क कर नीचे गिर जाए, तो जिससे कोई चीज़ अलग हो जाती है, वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक। और संबंध कारक, संबंध कारक किसे कहते हैं? जैसे रामू की किताब खो गई, मेरा बस्ता कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, जिसमें किसी का संबंध दर्शाया जाए। और सी संप्रदाय, मतलब जैसे हम किसी के लिए कोई चीज़ उपहार देते हैं, जैसे राजा गरीबों को कंबल बांटता है, तो इसमें क्या है? संप्रदान कारक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने। अनुप्रिया के रचनाकार हैं, बिल्कुल गलत क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है? अनुप्रिया नहीं, इसको कर लेना है क्या? कनुप्रिया। ठीक है, ध्यान दो। आपसे पूछा जाए कि कनपुरिया के रचनाकार कौन हैं, तो पहला धर्मवीर भारती, बी कह रहा है राघव, सी कह रहा है भगवती चरण वर्मा, और डी कह रहा है नागार्जुन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? धर्मवीर भारती। ठीक है, कनप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। और ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ये भी धर्मवीर भारती की है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्लुप्त स्वर कौन सा है? आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि प्लुप्त स्वर बताओ, तो देखिए पहला होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ओम। देखिए इसका मतलब क्या है? प्लुप्त स्वर मतलब जहाँ पर 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना ताकत से बोला जाए उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे हम लोग भगवान शिव का उच्चारण करते हैं तो कहते हैं ना ओम, काफ़ी देर तक बोलते रहते हैं। तो जहाँ पर सांस ज़्यादा देर तक टिके, उससे बोलने में, जिस चीज़ को बोलने में ज़्यादा देर तक सांस टिके, उसे क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। ओम प्लुप्त स्वर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रयोजन का समानार्थी शब्द बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? प्रयोजन का समानार्थी शब्द बताना है। तो पहला होगा लक्ष्य, बी हेतु, शब्द नहीं है, आपको बताना है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है बताना है। तो डी कह रहा है उद्देश्य। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? नियोजन नहीं होगा, बाकी लक्ष्य होगा, हेतु होगा, उद्देश्य होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऋजु का विलोम बताना है। ऋजु का मतलब होता है सीधा और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? वक्र। ऋजु का विलोम वक्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस विकल्प पर में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? आपको बताना है किसमें कौन सा विशेषण अशुद्ध है। तो देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ढाई अपूर्ण बोधक है, दूसरा क्रमवाचक है, सी वह नौकर कोई विशेषण, 26 पूर्णांक बोधक। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपसे पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहला कह रहा है चील। ठीक है, पहला कह रहा है चील, बी कह रहा है कढ़ी, सी कह रहा है
सी कह रहा है सरसों और डी कह रहा है संतान। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर चील भी है और सरसों भी है और कढ़ी भी है। लेकिन 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 डैट ने हमारा राइट आंसर किसको माना था? संतान को माना था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राम आम खाता है में कौन सा कारक है? ठीक है, बताना है आपको फटाफट। राम आम खाता है, इसमें कौन सा कारक है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? कर्ता। मतलब कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है तो वही होगा कर्ता। कर्ता जिस चीज़ को करे वही कर्ता कहलाता। ठीक है, तो आम किसके द्वारा खाया जा रहा है? राम के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने क्या कह रहा है, इधर देखिए। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आप राइट आंसर बताएंगे। पहला कह रहा है सौरसेनी, बी कह रहा है गुरुमुखी, सी कह रहा है देवनागरी और डी कह रहा है अपभ्रंश। देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी से। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि पंजाबी किससे विकसित हुई है? तो वो हुई है गुरुमुखी से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। मेरा परिवार किसकी रचना है? आपसे पूछा जाए क्या मेरा परिवार किसकी रचना है? तो पहला कह रहा है महादेवी वर्मा, ठीक, तुलसीदास, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद। तो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा? महादेवी वर्मा। मेरा परिवार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। ठीक है, और आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि दीप शिखा किसकी रचना है? तो दीप शिखा महादेवी वर्मा की है। ठीक है, तुलसीदास ने लिखा है रामायण को ब्रज भाषा में। ठीक है, नहीं अवधी भाषा में। और आपसे पूछा जाए कबीरदास, साखी शबदरबाई इनकी रचना है ही है। और आपसे पूछा जाए कि कामायनी किसकी रचना है? तो बताएंगे आप कामायनी? तो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की, बहुत बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने क्या कह रहा है, मंगल सूत्र किसकी रचना है? ठीक है, क्या कह रहा है, मंगल सूत्र किसकी रचना है? आपसे पूछा जाए कि मंगल सूत्र किसकी रचना है, तो देखिए मंगल सूत्र किसकी रचना है आपसे पूछ रहा है ना। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद, मलिक मोहम्मद जायसी, महादेवी वर्मा और कबीरदास। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? मुंशी प्रेमचंद, जो कि बनारस से रिलेट करते हैं। ठीक है, कलम का सिपाही भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी को। और इनकी एक रचना बहुत फेमस है, कौन सी? सोजे वतन, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि मंगल सूत्र किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की जी। ठीक है, इन्हीं की रचना है ना। और यहीं पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मुंशी प्रेमचंद जी की अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वो यही है मंगल सूत्र है। पूछो अधूरा क्यों रहा? क्योंकि जब ये इस रचना की रचना कर रहे थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। कबीरदास सधुकड़ी भाषा के लिए जाने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? छत, त्रंग, ज्ञा और दो हैं कौन से? श्रय हैं। ठीक है, देखिए टाठा ये मूर्धन्य है, काखा ये कंठ व्यंजन है जो गले से बोले जाते हैं, और क्या? पा फा ये ओष्ठ व्यंजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? आपसे पूछा जाए कि नासिक व्यंजन कौन सा है, तो पहला कह रहा है का खा जाचा, बी कह रहा है क्या? पा बा भाठा, सी कह रहा है लावा साहा और डी कह रहा है मिस कोई नहीं। अब आप सभी लोग सोच रहे हैं कि सर ये क्या पागलपंती कर रहे हो, इसमें तो राइट आंसर है ही नहीं है, मुझे पता है मेरे लाल नहीं है। तो देखिए कौन सा है, अंगा है, इया है, आड़ा है, ना है और माँ है, ये है नासिक व्यंजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कामायनी किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बात है। तो एक शॉर्ट में हम सही करेंगे, कौन सा? जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है और ये महाकाव्य भी है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की रचना अधूरी उपन्यास कौन सा है? अधूरा उपन्यास, तो वो है मंगलसूत्र। और एक रचना हुई जो अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, कौन सा? सोजे वतन। वैसे और भी हैं जो अंग्रेजों ने नहीं जब्त किया, सिर्फ एक ही रचना जब्त की, बाकी गोदान गबन ये सब मुंशी प्रेमचंद की हैं। आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि भारत का द्वितीय राष्ट्रकवि, क्या बोले, द्वितीय राष्ट्रकवि किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि पहला राष्ट्रकवि किसे कहते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को। ध्यान देना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस पद्यांश में कौन सा रस है? ये थोड़ा पद्यांश है, ये गलत है। चलिए हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देख लेते हैं फटाफट क्या कर रहा है। इधर देखिए, उपरोक्त में से किसका पद का, ये भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया है हमारे राइट
टाइपराइटर के द्वारा। चलिए हम 26 पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 26वां क्या कह रहा है, कौन सा शब्द शुद्ध है। आपसे पूछा जाए तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, अंगना, यही शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस शब्द की वर्तनी सही है। आपसे पूछा जाए किसमें से किसकी वर्तनी सही है, तो पहला सन्निधि, बी, सी, डी, तो हमारा राइट आंसर सन्निधि होगा। ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान देना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, थोड़ा पैडागॉजिकल कंसेप्ट है, हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, बी कह रहा है समय अवधि पर, सी कह रहा है समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर पाना, और डी कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण की सही सफलता निर्भर किस पर करेगी, तो सी पर करेगी। किस पर, सी पर। समस्याओं के कारणों की सही पहचान जब तक हम करेंगे तभी तो पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने। कौन सा कथन अशुद्ध है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा अशुद्ध यही है, कौन सा, पहला, दो महाप्राणों व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे लाल। तो हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, बिल्कुल सही बात। छत, त्रंग, ज्ञा ये सभी संयुक्त व्यंजन हैं। विसर्ग, विसर्ग कौन से हैं, तो देखिए अन हो गया और आहा हो गया, ये विसर्ग हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 लास्ट स्टेज पर हम पहुँचे हैं, फटाफट देख लेते हैं। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया हुआ है कि मैं लड़के में विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर बहुवचन होगा। ठीक है, यही अशुद्ध है, बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है। चलिए तो बताइए यह वीडियो कैसी रही। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पर 4 चांद लगाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। ऐसी और बेस्ट वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। जय हिंद, जय भारत।